नमस्कार, वीकेबी न्यूज में सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनडीआरएफ जवान ने शादी का लालच देकर युवती का किया शोषण। गणेशपेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। मुंबई में अनिल देशमुख के दामाद से की सीबीआई ने 20 मिनट तक पूछताछ। परिवार पर शिकंजा कसने की सीबीआई की कोशिश। और बुधवार देर रात राज्यपाल कोश्यारी से मिले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। विधान परिषद के लिए भेजे गए 12 नामों पर मुहर लगाने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के एसटी में प्रवास के दौरान हुई मित्रता में शादी का झांसा देकर एक युवती पर एनडीआरएफ जवान ने बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है, जहां इस मामले में आरोपी ने पीड़िता के साथ मैत्री कर प्रेम किया, जिसके बाद उसके साथ धोखा करने का मामला गणेशपेट पुलिस में दर्ज किया गया है। गणेशपेट पुलिस ने आरोपी एनडीआरएफ जवान रुपेश लक्ष्मण लांडगे पुणे का है, जो गोंदिया निवासी युवती की 2015 में स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रही थी। तभी एसटी स्टैंड से गोंदिया के प्रवास के दौरान उसके रुपेश से मित्रता हुई, जो प्रेम संबंध में बदल गई। रुपेश ने शादी करने का झांसा देकर उससे गणेशपेट थाना परिसर में शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद कई स्थानों पर ले गया। एनडीआरएफ में सिपाही की नौकरी लगने से वह पुणे चला गया। कुछ समय पहले रुपेश ने दूसरी युवती से शादी कर ली। इसका पता चलने पर पीड़िता रुपेश के पुणे स्थित घर भी गई। रुपेश ने शादी से इनकार करते हुए पीड़िता को धमकाया। पीड़िता ने गोंदिया पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गोंदिया पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर जांच गणेशपेट पुलिस को भेज दी है। गणेशपेट पुलिस ने जांच आरंभ की है। त्याचा अपराध क्रमांक आहे 379/21, कलम आहे 376(2). सदरचा गुन्हा हा गोंदियामध्ये दाखल झाला होता। तो आपल्याकडे ट्रान्सफर झालेला आहे तपासाकामी। त्याची हकीकत अशी आहे, त्यामध्ये जी बळीत महिला आहे ती गोंदियाची रहिवासी आहे आणि पुण्याला एमपीसीचा अभ्यास करायची। त्यामध्ये अभ्यास करत असताना त्याची ओळख आरोपी नामे रुपेश लक्ष्मण लांडगे राहणार चाकण याच्याशी झाली। ओळखीचं रूपांतर प्रेमात झालं। दोघांच्या मध्ये त्यानंतर शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले। मुलाने मुलीला लग्नाचा आमिष देऊन वारंवार तिचे शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले आणि त्यानंतर तो लग्नाला नकार देत होता, म्हणून बळीत मुलगी आहे यातली तिने गोंदिया येथे सदरचा गुन्हा दाखल केला आणि सदरचे घटनास्थळ आहे ते गणेशपेठ पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतलं आहे। त्यामुळे तो गुन्हा इकडे वर्ग झालेला आहे तपासकामी। सध्या तो तपासावर असून यातील आरोपीला तात्काळ अटक करण्याची तजवीज ठेवली आहे। आरोपीचा शोध चालू आहे। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के दामाद डॉक्टर गौरव चतुर्वेदी को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन देशमुख के परिवार ने डॉक्टर चतुर्वेदी के अपहरण का आरोप लगाया है। देशमुख परिवार का आरोप है कि बिना कोई जानकारी दिए डॉक्टर चतुर्वेदी और उनके वकील आनंद डागा को हिरासत में ले लिया गया। अब डॉक्टर गौरव चतुर्वेदी को सीबीआई ने छोड़ दिया है। इससे पहले सीबीआई ने उनसे 20 मिनट तक पूछताछ की। छोड़ने से पहले कहा गया कि जरूरत पड़ने पर दोबारा पूछताछ की जाएगी। उनके वकील आनंद डागा से पूछताछ जारी है। देशमुख के परिवार का आरोप है कि इस तरह की जांच और पूछताछ के लिए पहले नोटिस दिया जाता है, लेकिन सीबीआई की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया। इससे पहले अनिल देशमुख की बहू राहत देशमुख ने आरोप लगाया कि उनके वर्ली के घर के नीचे 8 से 10 लोग सादी वर्दी में एक सफ़ेद इनोवा गाड़ी से आए और डॉक्टर चतुर्वेदी को अपने साथ कार में ले गए। वे कहाँ गए इसकी कोई जानकारी नहीं। उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि साथ ले जाने से पहले उन लोगों ने डॉक्टर चतुर्वेदी का मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया। सीबीआई अधिकारियों द्वारा 20 से 22 मिनट पूछताछ के बाद डॉक्टर गौरव चतुर्वेदी को छोड़े जाने से पहले राहत देशमुख ने यह भी बताया कि वे और उनका परिवार डॉक्टर चतुर्वेदी को इधर उधर तलाश कर रहे थे। वे इस मामले को लेकर वर्ली पुलिस थाने में केस दर्ज करवाने भी पहुंची थी। उन्होंने बताया कि यह घटना शाम 6 बजे की थी, जिसके कारण अब देशमुख के परिवार के लोगों पर भी सीबीआई शिकंजा कसने का इसे ट्रेलर कहा जा रहा है।
अनिल देशमुख जी के परिवार के लोग, उनकी बेटी, बहू, दामाद अपने वकील के साथ वर्ली निवास स्थान से बाहर निकलते समय 1 दर्जन से अधिक लोगों ने उन्हें रुकाया, गाड़ी से निकालकर अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए। कहा जाता है कि वह सीबीआई के लोग हैं। किसी भी तरह से डिटेन करने के लिए कोई नियम, इंक्वायरी के लिए कोई नियम प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। हमें लगता है कि इस देश में कानून का राज है कि राज्य करने वालों का कानून इस देश में चल रहा है। सीबीआई को स्पष्ट करना पड़ेगा कि जिस तरह से ये सारी कार्रवाई हुई है, किस नियम और कानून के तहत है, ये सीबीआई जवाब दे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वरिष्ठ मंत्रियों ने बुधवार को राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भेंट की और उनसे पिछले साल मंत्रिमंडल द्वारा राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद के सदस्य के तौर पर मनोनीत किए जाने के लिए भेजे गए नामों को अब और बिना देरी किए मंजूरी देने का अनुरोध किया। बुधवार को राज्यपाल से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी नेता व उप मुख्यमंत्री अजित पवार और कांग्रेस नेता व राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट थे। अजित पवार ने संवाददाताओं से कहा कि हमने राज्यपाल को बताया कि विधान परिषद में मनोनीत किए जाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए 12 नामों को यदि वह मंजूरी दे देते हैं तो बेहतर होगा। हमने उनसे यथाशीघ्र नामों को मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने हमारी बातें सुनी। हमने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिले काफ़ी वक्त गुजर गया है। राज्यपाल ने कहा कि वह उपयुक्त निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने मनोनीत सीटें पिछले साल जून में रिक्त हो जाने के बाद नवंबर में उच्च सदन के लिए 12 नाम मंजूर किए थे। राज्य मंत्रिमंडल के इस प्रस्ताव पर कोश्यारी द्वारा निर्णय लेने में देरी उनके और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के बीच टकराव का एक बड़ा कारण बन गया है। कोविड संक्रमण के चलते पिछले 1.5 साल से थमे प्रशासनिक कार्यों को पूर्ववत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही कोविड की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए आवश्यक उपचार संबंधी तैयारी की जा रही है। नागपुर में एम्स जैसी बड़ी इमारत तैयार स्थित में है। नियमों का पालन करें, इसीलिए सभी विभाग प्रमुखों को उनके कार्यालयों में कोविड संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने से संबंधित पत्र जारी किए गए हैं। उपरोक्त जानकारी विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने दी। लवंगारे ने बताया कि डेल्टा के मरीज मिलने पर संबंधित इलाके में सर्वे भी कराया जा रहा है। उन्होंने कोविड संक्रमण के उपचार संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक मनुष्यबल की कमी और निधि उपलब्धता को लेकर भी विस्तृत चर्चा को लेकर जनजागृति करने पर जोर दिया जा रहा है। तब्बल 1.5 वर्ष पावणे 2 वर्ष आपण कोविडशी सामना करत असताना लोकांचे जे काही रुटीन प्रश्न आहेत किंवा दैनंदिन प्रश्न आहेत महसूलच्या निमित्त किंवा विकासाची योजना याच्यामध्ये आपल्याला खूप काम करून घेणं आता आवश्यक झालेलं आहे। म्हणून आमच्या सगळ्या कलेक्टर्स निवडणं आमचं जे दैनंदिन कामकाज आहे ते आता परिस्थितीमध्ये मला त्याला स्पीड होती, ती कामं होत नव्हती, त्याला आता पुन्हा आपण पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करत आहोत। कोविडची तयारी ही आपण चालू ठेवतोच आहे। पण मग आपल्या ज्या काही रुटीन बाबी आहेत ज्या आपल्या विदर्भाची समाधान केलेली असेल किंवा आपल्या विकासामध्ये इंदिरा आपल्या पंतप्रधान इंदिरा आवास योजना आहे, महा आवास योजना आहे, त्याच्यामध्ये कामाचं ह्याच्यामध्ये आपण गती आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत। मला असं वाटतं की नागपूर मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा ग्रोथ इंजिनमध्ये आपला वाईल्ड लाईफ आहे, आपली फॉरेस्ट आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा पर्यटन वाईल्ड लाईफ प्राण्यांचं आपलं जे पर्यटन आहे इकोटुरिझम याला खूप मोठा स्कोप आहे। दोन्ही ठिकाणी म्हणजे गेले तिथे मला असं पाहायला मिळालं की काही चांगले NGOs तिथे काम करत आहेत, त्या लोकांबरोबर काम करत आहेत। तिथे मला असं पाहायला मिळालं की बऱ्याच अंशी तिथे खूप चांगले बचत गट आदिवासी महिलांचे तयार आहेत, ते खूप छान असे प्रोडक्ट्स पण तयार करत आहेत जे लोकांसमोर आले पाहिजे। तर या सगळ्या बाबी जर पाहिलं तर विदर्भाचं एक युनिकनेस आहे, आपण त्याला कुठल्या दुसऱ्या विभागाशी कंपेअर करू शकतो। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने ठाणे के जुपिटर अस्पताल में जाकर ठाणे महापालिका की सहायक आयुक्त कल्पिता पिंपले से मुलाकात की। मुलाकात कर उनसे कहा कि जल्दी ठीक हो जाए, आगे देखता हूँ क्या करना है। कल्पिता पिंपले एक फेरी वाले द्वारा कोयते से किए गए हमले में घायल हो गई थी।
उनकी 3 उंगलियां कटकर गिर गई थी। वे अनधिकृत फेरी वालों को हटाने गई थी। तब उन पर अमरजीत सिंह यादव नाम के एक फेरी वाले ने हमला कर दिया था। हमलावर अमरजीत यादव को तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पर अब इस घटना ने राज ठाकरे स्टाइल की राजनीति को फिर से हवा दे दी है। उत्तर भारतीयों के खिलाफ एक बार फिर राजनीति करते हुए राज ठाकरे ने हमलावर अमरजीत यादव को पुलिस की गिरफ्त से छूटने के बाद पीटने की धमकी दी है। अगले साल फरवरी में मुंबई, ठाणे महानगर पालिकाओं सहित कई बड़े महापालिकाओं के चुनाव हैं। याद रहे कि मुंबई महानगर पालिका का सालाना बजट देश के कई राज्यों के सालाना बजट से ज़्यादा होता है। ठाणे महापालिका मुंबई के पड़ोस की महापालिका है। धीरे धीरे चुनाव की तैयारियों से जुड़ी स्थितियां साफ होती जा रही है। राज ठाकरे एक बार फिर मराठी विरुद्ध उत्तर भारतीयों का मुद्दा उठाने वाले हैं। बस देखना यह है कि कितने जोर शोर से उठाने वाले हैं। एक 2 गोष्टी आपण पाहणं गरजेचं आहे. एक अधिकृत फेरीवाले, अनधिकृत फेरीवाले. आंदोलन जे होतं ते अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या विरोधात होतं. आणि मी काल जे म्हटलं त्याप्रमाणे जे काही आता घडलंय त्याचं दुःख आहेच, परंतु काळ पण सोपवतो आणि ही अशा प्रकारची हिंमत घेसणं गरजेचं आहे. पुलिस त्यांची कारवाई करतायत. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने मंगलवार को केंद्र व राज्य सरकार से सवाल किया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर पीओपी से बनने वाली मूर्तियों पर कैसे लगाम लगाई जाएगी। अदालत ने केंद्र व राज्य को इसका जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने स्वतः ही जनहित याचिका दायर की है। इस पर न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे व अनिल किलोर के समक्ष सुनवाई हुई। न्यायालय ने केंद्रीय व राज्य पर्यावरण विभाग के सचिवों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल और मनपा आयुक्त को नोटिस जारी किया। वैसे इस मामले में ये भी मांग की जा रही है देवी देवताओं की मूर्ति बनाने सहित अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए पीओपी के उपयोग पर स्थायी प्रतिबंध लगाए जाए। पीओपी को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा 12 मई 2020 को जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन हो। पानी को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज कराए जाए। पीओपी से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के वैज्ञानिक अध्ययन और उपाय सुझाने के लिए समिति गठित की जाए। नागपुर के ट्रांसपोर्टर को पेट्रोल पंप की डीलरशिप देने का झांसा देकर 13.54 लाख की ठगी की गई है। लकड़गंज पुलिस ने मामला दर्ज किया है। प्रीतम कॉम्प्लेक्स पुराना भंडारा मार्ग निवासी अनूप महेश चंद्र नगरिया का ट्रांसपोर्ट नगर में मौरानीपुर लॉजिस्टिक है। वह सुपारी और दूसरे सामान का परिवहन करते हैं। 27 जनवरी को हैदराबाद के एक मोबाइल धारक ने नगरिया से संपर्क किया। उन्हें पेट्रोल पंप की डीलरशिप दिलाने का झांसा दिया। लाइसेंस दिलाने का भरोसा दिलाकर नगरिया से 13.54 लाख रुपए ले लिए। इसके बाद संपर्क तोड़ दिया। ठगी का एहसास होने पर नगरिया ने लकड़गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी तथा IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
नगरिया सुपारी के परिवहन से जुड़े होने से पुलिस ने भी प्रकरण को गंभीरता से लिया है। सरसरी तौर पर यह साइबर ठगी का मामला प्रतीत होता है। अब तक सामान्य लोग ही लालच के चलते साइबर ठगी की चपेट में आए हैं। व्यापारी को भी शिकार बनाए जाने से पुलिस हरकत में आई है। उसे संदेह है कि आरोपी को नगरिया का बड़ा कारोबार होने की पता था, इसीलिए उन्हें फांसा है। हॉल में सुपारी कारोबार को लेकर शहर का माहौल गरमाया हुआ है। बीते सप्ताह ही इतवारी स्टेशन के माल धक्के पर अपराधियों ने मजदूर को पीटकर एक सुपारी कारोबारी से हफ्ता वसूली की थी। सच्चाई सामने नहीं आने देने के लिए व्यापारी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। पुलिस के पूछताछ करने पर भी उगाही की बात नहीं बताई। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजों को निर्देश दिया है कि इंजीनियरिंग और अन्य पाठ्यक्रमों के प्रोफेसरों का कटौती किया गया वेतन 8 दिनों के भीतर वापस किया जाए। विश्वविद्यालय से संबद्ध 10 कॉलेजों के प्रोफेसरों को कोरोना के कारणों का हवाला देते हुए वेतन कटौती की शिकायतें मिली थी। वेतन कटौती का आरोप लगाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद सभी की नजरें टिकी थी कि विश्वविद्यालय इस पर क्या कार्रवाई करेगा। विश्वविद्यालय प्रबंधन सम्मेलन में इस मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। प्राध्यापक की शिकायत के अनुसार डॉक्टर आरजी भोयार के नेतृत्व में 5 सत्यवादी समितियों का गठन किया गया। इस संबंध में पत्र जारी कर कॉलेजों को भेज दिया गया है, जबकि विश्वविद्यालय को कोरोना के कारणों का हवाला देते हुए समिति ने 16 से 30 जुलाई तक दौरा किया और शिकायतकर्ता कॉलेज प्रबंधन के विचार जानने के बाद रिपोर्ट पेश की गई। तदनुसार महाविद्यालय प्रशासन वेतन का भुगतान 8 दिनों अंदर करेगी। ऐसे आदेश महाविद्यालय को दिए गए। नागपुर रेलवे सुरक्षा बल नागपुर द्वारा पूरे डिवीजन में चलाए गए 2 दिवसीय स्पेशल अभियान के दौरान 16 अवैध टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 19 लाइव टिकटों समेत कुल 260 टिकटें, कंप्यूटर आदि सामान जब्त किया गया। उनकी कुल कीमत 2,33,730 रुपये बताई गई। उल्लेखनीय है कि आरपीएफ की सख्ती के बावजूद भी अवैध टिकट एजेंट फर्जी आईडी पर बुकिंग करके यात्रियों से मोटा कमीशन वसूलते हैं। यह सब त्योहारी सीजन में ज़्यादा होता है। ऐसे में आरपीएफ ने त्योहारों से पहले छापेमारी करना शुरू कर दिया ताकि ऐसे अवैध टिकट दलालों पर नकेल कसी जा सके। मंडल के तहत नागपुर, वर्धा, बैतूल, चंद्रपुर और छिंदवाड़ा में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान सिटी में 3 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया, जबकि वर्धा, बैतूल में 3, चंद्रपुर में 6 और छिंदवाड़ा में 1 एजेंट को पकड़ा गया। उनके पास से टिकट के अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि भी जब्त किए गए। यह कार्रवाई वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे के मार्गदर्शन में पूरी की गई। नागपुर के कस्तूरचंद पार्क और 0 माइल फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन के आसपास शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालय, रिजर्व बैंक, जिला न्यायालय आदि महत्वपूर्ण संस्थान होने से यह दोनों स्टेशन मेट्रो से आवागमन का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। कस्तूरचंद पार्क मेट्रो स्टेशन से मेट्रो रेल सेवा सुबह 7:30 बजे से रात 8:30 बजे तक जारी रहती है। नागपुर रेलवे स्टेशन के समीप कस्तूरचंद पार्क मेट्रो स्टेशन होने से यात्रियों को इस स्टेशन का लाभ मिल रहा है। शहर के अन्य हिस्सों में रहने वाले नागरिकों को 0 माइल स्टेशन तक जाने के लिए नागपुर मेट्रो का उपयोग सुविधाजनक है। इस स्टेशन से फीडर सेवा द्वारा कार्यस्थल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। कस्तूरचंद पार्क स्टेशन सिविल लाइंस और सदर दोनों के करीब है। इस मेट्रो स्टेशन से लोग सिविल लाइंस पहुंच सकते हैं। सदर शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में दुकानें, मॉल, सिनेमा, कार्यालय, रेस्टोरेंट और होटल स्थित है। कस्तूरचंद पार्क स्टेशन से लोग आसानी से सदर पहुंच सकते हैं। नागपुर मेट्रो का सीताबर्डी कस्तूरचंद पार्क सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। यह नागपुर की ऐतिहासिक इमारतों के पास से गुजरता है। भारतीय रिजर्व बैंक, विधान भवन, 0 माइल स्मारक आदि। महामेट्रो ने नागपुर वासियों के लिए फ्रीडम पार्क नाम से एक सार्वजनिक पार्क विकसित किया है। इसे बेहद आकर्षक बनाया गया है। इसमें भारतीय सेना द्वारा महामेट्रो को उपहार में दिया गया एक T-55 टैंक, एक इतिहास दीवार जिसमें शहर के इतिहास को दर्शाया गया है, एक एम्फी थिएटर की भी व्यवस्था है।
तो वीकेबी न्यूज में सुबह के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।